नासा ने एक नहीं बल्कि 5 स्पेसक्राफ्ट्स पर एलियन मैसेजेस लिखकर भेजे और इनमें से कई मैसेजेस तो एक ओपन इनविटेशन था यूनिवर्स में मौजूद एलियंस के लिए, जिसे नासा खुद चाहता हो कि एलियंस हमारे प्लेनेट पर आए। आखिर ऐसा क्या कारण होगा कि जिसके चलते नासा ने इन 5 स्पेसक्राफ्ट्स पर एलियन मैसेजेस भेजना जरूरी भी समझा? एलियंस का तो कोई भी ऑफिशियल प्रूफ आज तक हमें नहीं मिला है, तो क्या ये स्पेसक्राफ्ट्स भेजते समय नासा के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन थी जिससे एलियंस का एग्जिस्टेंस साबित हो जाए? देखो, सोचने वाली बात तो है, क्योंकि आजकल भेजे जाने वाले किसी भी स्पेसक्राफ्ट पर एलियन मैसेजेस नहीं लिखे होते। इंटरेस्टिंगली इन 5 में से 4 स्पेसक्राफ्ट्स तो 1970s के उस एक स्पेसिफिक डेकेड में ही लॉन्च हुए थे। पायनियर 10, पायनियर 11, वोयेजर 2, वोयेजर 1 एंड देन 1970s से कोसों दूर 2006 में न्यू होराइजन्स। बट इन 5 में से सिर्फ 2 स्पेसक्राफ्ट्स वोयेजर 1 और वोयेजर 2 ही सोलर सिस्टम के बाउंड्री हीलियोपोस को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में एंट्री ले चुके हैं। हमारे यूनिवर्स में अपने सोलर सिस्टम जैसे कई स्टार सिस्टम्स मौजूद है, जैसे हमारा सन एक स्टार है और उसके इर्द गिर्द घूमते प्लैनेट्स एक कंप्लीट सिस्टम बनाते हैं, उसे हम एक स्टार सिस्टम कहते हैं। और इन स्टार सिस्टम्स के बीच जो स्पेस है उसे हम इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं। ये वोयेजर के 2 वर्किंग स्पेसक्राफ्ट्स इसी इंटरस्टेलर स्पेस में काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और इनमें से वोयेजर 2 ने तो अर्थ से लगभग 20 बिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस ऑलरेडी कवर कर लिया है। एंड गेस व्हाट, वोयेजर 1 जो कि वोयेजर 2 के बाद लॉन्च हुआ था, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? दिस में साउंड अनबिलीवेबल, बट वोयेजर 1 ने लगभग 26 बिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है और आगे बढ़ रहा है। वोयेजर 1 इज ऑफिशियली द फार्देस्ट मैनमेड ऑब्जेक्ट इन स्पेस, जो कि एक एलियन मैसेज भी कैरी करता है। जस्ट फॉर कंपैरिजन, हमें अर्थ से मार्स तक जाने के लिए अराउंड 7 से 9 महीने लग जाते हैं टू कवर 54.6 मिलियन किलोमीटर्स। सो अब सोचो कि ये 26 बिलियन किलोमीटर्स का डिस्टेंस कितना लंबा होगा। एंड ऑन अ सेकंड थॉट, इतना लंबा डिस्टेंस आखिर स्पेसक्राफ्ट ने विदाउट फ्यूल कैसे तय किया? क्योंकि आज हमें अगर एक सिंपल सा सैटेलाइट भी अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च करना हो तो हजारों टन ऑफ फ्यूल लग जाता है। तो 26 बिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना और आगे भी करते रहना, इसके पीछे का साइंस क्या है? और इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके भी एक्टिव रहना, ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि एज वी ऑल नो, हीलियोपोस बाउंड्री यानी सोलर सिस्टम के बाउंड्री के बाहर तो सोलर पावर भी नहीं मिलती, क्योंकि सनरेज ही नहीं पहुंच सकते। इवन कोई इतनी बड़ी बैटरी भी नहीं है जो इतने सालों का सफर तय करके एक्टिव रहे। तो ये स्पेसक्राफ्ट अपने इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कैमरा को इलेक्ट्रिसिटी कहां से प्रोवाइड कर रहा है? और नासा को ऐसा क्या मिला कि उन्होंने वोयेजर 1 और बाकी 4 स्पेसक्राफ्ट्स पर एलियन मैसेजेस लिखकर भेजे, और उन मैसेजेस का एक्चुअल मीनिंग भी क्या था? नासा के एक विजनरी साइंटिस्ट माइकल मिनोविच ने 1961 में एक ऐसी चीज ऑब्जर्व की जो स्पेस एक्सप्लोरेशन की दुनिया में एक गेम चेंजर साबित हुई। उन्होंने एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया जिसमें यह प्रूव किया गया था कि अगर एक स्पेसक्राफ्ट किसी प्लैनेट के पास से बिल्कुल सही एंगल से गुजरे तो उस प्लैनेट के ग्रेविटी का यूज करके स्पेसक्राफ्ट अपनी स्पीड और डायरेक्शन दोनों को बढ़ा सकता है। इस टेक्निक को कहा जाता है ग्रेविटी असिस्ट या ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट। और फिर आई 1970s की शुरुआत, जब नासा के साइंटिस्ट ने एक माइंड ब्लोइंग अलाइनमेंट नोटिस किया। 1965 में गैरी फ्लैंड्रो नाम के एक नासा के इंजीनियर ने देखा कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये चारों जायंट प्लैनेट्स एक ही साइड में अलाइन होने वाले थे, और ये अलाइनमेंट सिर्फ हर 176 इयर्स में एक बार होती है। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, और अगर नासा एक स्पेसक्राफ्ट को 1977 के आसपास लॉन्च करता तो ये स्पेसक्राफ्ट सीक्वेंशियली इन सभी प्लैनेट्स के पास से गुजरते हुए उनका ग्रेविटी असिस्ट ले सकता था और उनकी मदद से बहुत कम फ्यूल में आउटर सोलर सिस्टम के बाद इंटरस्टेलर स्पेस तक पहुंच सकता था। इस हिस्टोरिक प्लैनेटरी अलाइनमेंट का फायदा उठाने के लिए नासा ने पायनियर 10, पायनियर 11, वोयेजर 2 और वोयेजर 1 एक के बाद एक 4 स्पेसक्राफ्ट्स को लॉन्च किया। ये एक ऐसा कॉस्मिक शॉर्टकट था जो हर दूसरी सेंचुरी में एक बार मिलता है, और नासा ने उसका मैक्सिमम एडवांटेज लिया। सोचो अगर ये मिशंस उस वक्त लॉन्च नहीं किए जाते तो अगला मौका सीधे 2153 में मिलता, और यही था नासा का मास्टर स्ट्रोक। क्योंकि जब इन स्पेसक्राफ्ट्स को लॉन्च किया गया तो फ्यूल सिर्फ लॉन्च के समय लगा और स्पीड और डायरेक्शन कंट्रोल प्लैनेटरी अलाइनमेंट की वजह से मिल गए। अब ऑब्वियसली ये कोई बच्चों वाला खेल नहीं है, इसके लिए बहुत प्रिसीजन से प्लानिंग और कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं।
और जब इस हाईली कैलकुलेटेड प्लानिंग की मदद से स्पेसक्राफ्ट ने प्लैनेट के ग्रेविटी असिस्ट से अपनी स्पीड ले ली और करेक्ट डायरेक्शन में लॉन्च हो गया, तो उसके बाद का काम एक और फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स ने किया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी लॉ ऑफ इनर्शिया। कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है तब तक मोशन में बना रहता है जब तक एक्सटर्नल फोर्स उसे रोक ना दे। और स्पेस काफी खास जगह होती है क्योंकि वहां ना तो हवा होती है, ना फ्रिक्शन, ना कोई ऐसा फोर्स जो स्पेसक्राफ्ट को स्लो डाउन करे। इनफैक्ट स्पेस में इतना परफेक्ट वैक्यूम होता है कि एक बार कोई ऑब्जेक्ट चल पड़ा तो वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चलता रहेगा जब तक उसे कोई बड़े ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी या किसी और फोर्स का इफेक्ट ना मिले। इसीलिए आज वोयेजर 1 लगभग 26 बिलियन किलोमीटर दूर जा चुका है और अब वो लिटरली हमारे सोलर सिस्टम को पीछे छोड़ चुका है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद भी वोयेजर स्पेसक्राफ्ट अभी भी काम कैसे कर रहा है। मतलब सोचो 1977 में लॉन्च हुआ एक मशीन जिसके अंदर कोई पेट्रोल नहीं, सोलर पावर नहीं और ना ही कोई 1000 साल चलने वाली बैटरी, तो फिर ये स्पेसक्राफ्ट अब तक एक्टिव कैसे है? इनके कैमरा, सेंसर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को बिजली मिल कहां से रही है? नासा ने एक रेडियो एक्टिव टेक्नोलॉजी का यूज किया जो लिटरली स्पेस के एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर को भी अपने फायदे में बदल देती है। नासा ने इन स्पेसक्राफ्ट्स में आरटीजीस यानी रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स इंस्टॉल किए थे और ये आरटीजीस किसी फ्यूचरिस्टिक साइफाई इंजन से कम नहीं होते क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं रेडियो एक्टिव डीके से। लेट मी एक्सप्लेन। क्योंकि आरटीजी एक ऐसा डिवाइस है जिसमें पावर जनरेट होती है सिर्फ हीट के बेसिस पर, ना कोई इंजन, ना कोई मोटर, ना ही कोई मूविंग पार्ट्स, सिर्फ हीट डिफरेंस। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें 1821 में जाना पड़ेगा जब एक जर्मन साइंटिस्ट थॉमस सीबेक ने एक ऐसा फेनोमेना डिस्कवर किया था जो लिटरली आज स्पेस एक्सप्लोरेशन का बैकबोन बना हुआ है। सीबेक ने देखा जब दो अलग मेटल्स को एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक की तरह जोड़ दिया जाए और अगर इनमें से एक एंड को गर्म करो और दूसरे एंड को एक्सट्रीम कोल्ड में रखो तो कुछ ही सेकंड्स में एक छोटी सी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होने लगती है। जैसे किसी मैजिक ट्रिक से इलेक्ट्रॉन एक साइड से दूसरी साइड की तरफ भागने लगते हैं। यही होता है सीबेक इफेक्ट और इन्हीं मेटल ब्लॉक्स के एक यूनिट को कहा जाता है थर्मोकपल। नाउ इमेजिन अगर हम ऐसे कई थर्मोकपल्स को एक साथ जोड़ दे तो वो एक ऐसा डिवाइस बन जाता है जो हीट डिफरेंस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, दैट टू कंटिन्यूअसली। और यहाँ पे आता है आरटीजी का रियल जीनियस। सोचो एक सिलेंड्रिकल डिवाइस जिसके कोर में प्लूटोनियम 238 डीके कर रहा है और बाहर का सरफेस -270 डिग्री सेल्सियस के एक्सट्रीम कोल्ड वैक्यूम में है। एक तरफ अल्ट्रा हीट और दूसरी तरफ कॉस्मिक कोल्ड। ये दोनों एक्सट्रीम्स मिलकर आरटीजी के अंदर एक परमानेंट एनर्जी साइकिल शुरू कर देते हैं। नो फ्यूल टैंक, नो सनलाइट नीडेड, नो बैटरी रिप्लेसमेंट, बस हीट कन्वर्टेड इनटू करंट जो स्पेसक्राफ्ट के सिस्टम्स को पावर देते रहता है। यही रीजन है कि वोयेजर जैसे स्पेसक्राफ्ट्स जो 47 इयर्स से चल रहे हैं वो भी बिना किसी फ्यूल रिफिल के अभी तक अलाइव है और अर्थ पर सिग्नल भेज पा रहे हैं। यानी 1977 में लॉन्च किया गया एक स्पेसक्राफ्ट आज भी बिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर से डेटा भेज रहा है और ये सब पॉसिबल हुआ एक रेडियो एक्टिव थैली के साइज जितने आरटीजी डिवाइस की वजह से। बट जितना एडवांस्ड ये स्पेसक्राफ्ट लगता है उतना ही लिमिटेड है इसका पावर सोर्स। आरटीजी कोई इनफाइनाइट एनर्जी सोर्स नहीं है। प्लूटोनियम 238 जो इसमें यूज किया गया है उसका रेडियो एक्टिव डीके एक फिक्स्ड रेट पे होता है, यानी हर साल इस आरटीजी का पावर आउटपुट धीरे धीरे कम होते जा रहा है। इसका मतलब ये है कि एक पॉइंट के बाद स्पेसक्राफ्ट के अंदर अवेलेबल इलेक्ट्रिसिटी ही इतनी कम हो जाएगी कि सभी इंस्ट्रूमेंट्स को एक साथ चलाना पॉसिबल नहीं रहेगा। इसीलिए नासा ने एक स्ट्रैटेजी बनाई जिसमें वो एक एक करके वोयेजर के इंस्ट्रूमेंट्स को सिस्टमैटिकली शट डाउन करते जा रहे हैं। जैसे जैसे पावर कम होती जा रही है वैसे डिसीजंस लिए जा रहे हैं कि कौन सा सेंसर, कौन सा सिस्टम क्रिटिकल डेटा दे रहा है और कौन सा नहीं। एक तरह से सोचो ये एक साइलेंट काउंटडाउन है। नासा एक्सपेक्ट कर रहा है कि आने वाले कुछ ही सालों में शायद वोयेजर के लास्ट फंक्शनल इंस्ट्रूमेंट्स भी बंद हो जाएंगे और फिर एक दिन वो एक फाइनल सिग्नल भेजेगा और साइलेंस में खो जाएगा, बस एक इनविजिबल स्पेसक्राफ्ट की तरह जो बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर इंटरस्टेलर स्पेस में अकेले आगे बढ़ते जाएगा। नो कॉन्टैक्ट, नो सिग्नल, जस्ट मोशन फॉरएवर।
और शायद किसी और सिविलाइजेशन के साथ एक कनेक्ट बन पाए, एक मैसेज फ्रॉम अर्थ। इसी एक होप, इसी एक शायद की वजह से नासा ने इन द फर्स्ट प्लेस उन 5 स्पेसक्राफ्ट्स पर एलियंस के लिए मैसेजेस भेजे थे। इट वाज कोरली वन ओपन मैसेज, एक इंट्रोडक्शन फ्रॉम ह्यूमैनिटी टू द अननोन। और ये मैसेज सब स्पेसक्राफ्ट्स पर सेम नहीं था। इनमें से कुछ मैसेजेस सिंबल्स में थे, कुछ इमेजेस में, और कुछ तो इतने विजुअल और इमोशनल थे कि अगर कभी किसी एडवांस एलियन ने देखकर समझ भी लिया तो शायद उन्हें लगे हम किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन से कनेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला था पायनियर 10। 1972 में जब पायनियर 10 लॉन्च हुआ तो नासा ने इसके ऊपर एक गोल्डन कलर्ड एल्यूमिनियम प्लेट अटैच की। सिंपल लुकिंग लेकिन हाईली इंटेलिजेंट डिजाइन। इस प्लेट पर एक नेकेड मैन और वुमेन का एच्ड डायग्राम बना था। उनके साइड में एक स्पेसक्राफ्ट भी दिखाया गया था ताकि एलियंस उस स्केल का अंदाजा लगा सके। और प्लेट के एक कॉर्नर में एक डायग्राम था जिसमें 14 पल्सर्स के पोजीशन दिखाए गए थे रिलेटिव टू आवर सन। अब ये पल्सर्स रैंडमली सिलेक्टेड नहीं थे, इनकी फ्रीक्वेंसी और पोजीशंस इस तरह चूज किए गए थे कि अगर कोई एलियन इस मैसेज को देखे तो वो मैथमेटिकली पॉइंट कर सके कि अर्थ कहाँ है और कब ये मैसेज भेजा गया था। यानी ये एक सेलेस्टियल जीपीएस था जो खुद एलियंस के लिए बनाया गया था। इट्स लाइक अगर कोई अननोन बीइंग इसे देखे तो वो ये जाने कि ये मैसेज कहाँ से आया था, किसने भेजा था और कब। फिर 1973 में लॉन्च हुआ पायनियर 11। इस पे भी वही प्लेट लगी थी विद स्लाइट ओरिएंटेशन चेंजेस। यानी नासा जानबूझ के रिपीट कर रहा था ये जेस्चर, ऑलमोस्ट एज इफ वो यूनिवर्स में एक सिग्नेचर छोड़ना चाहते थे हर डायरेक्शन में, हर मिशन के साथ। लेकिन फिर आया एक क्वांटम लीप, एक सडन एडवांसमेंट, वोयेजर 1 और वोयेजर 2। 1977 में जब ये ट्विन स्पेसक्राफ्ट्स लॉन्च हुए तो नासा ने एक और लेवल ऊपर जाकर एक कंप्लीट रिकॉर्ड भेजना डिसाइड किया। नॉट जस्ट विजुअल्स बट साउंड्स, म्यूजिक, फोटोज, ह्यूमन वॉइस, लैंग्वेजेस, सब कुछ एक सिंगल डिस्क में कंप्रेस कर दिया गया और इस डिस्क का नाम रखा गया द गोल्डन रिकॉर्ड। एक 12 इंच का गोल्ड प्लेटेड कॉपर डिस्क, एक लिटरल टाइम कैप्सूल, और इस पे लिखा गया टू द मेकर्स ऑफ म्यूजिक, ऑल वर्ल्ड्स, ऑल टाइम्स। इस गोल्डन रिकॉर्ड पे टोटल 115 इमेजेस थे जिसमें अर्थ के माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ओशंस, डीएनए स्ट्रैंड्स, ह्यूमन एनाटॉमी, चाइल्ड बर्थ, इवन अ मदर फीडिंग हर बेबी, सब इंक्लूडेड था। एलियंस को ये बताने के लिए कि हम कौन है और हम किस तरह जीते हैं। और साउंड्स, यहाँ तक कि इस डिस्क पर एक एलिफेंट का ट्रम्पेट भी रिकॉर्डेड है, एक किस की आवाज भी, एक थंडरस्टॉर्म भी, और सबसे इंटरेस्टिंग ह्यूमन हार्ट बीट भी। एज इफ हमने अपनी आइडेंटिटी लिटरली एक रिकॉर्ड में सील कर दी हो। और म्यूजिक, ये पार्ट तो सबसे इंटरेस्टिंग है। इस रिकॉर्ड में टोटल 27 म्यूजिक ट्रैक्स है फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स एंड कॉन्टिनेंट्स। बीथोवन, बैक, ब्लाइंड विली जॉनसन, और हाँ, एक इंडियन क्लासिकल रागा भी, जात कहा हो, बाय सुरश्री केसरबाई केरकर। एक 1930s की रेयर रिकॉर्डिंग जिसमें केसरबाई एक प्राचीन क्लासिकल रागा को गा रही है विथ हॉन्टिंग ब्यूटी। अब सोचो अगर कल किसी एलियन ने ये सुना तो उसे सबसे पहले ये लगेगा अर्थ एक ऐसी जगह है जहां म्यूजिक इमोशंस को एक्सप्रेस करता है बिना लैंग्वेज के। इस डिस्क पे ग्रीटिंग्स भी है 55 अलग अलग लैंग्वेजेस में। हिंदी में ग्रीटिंग है धरती के वासियों की ओर से नमस्कार। और एक और डिटेल जो कम लोग जानते हैं, ये गोल्डन रिकॉर्ड रैंडमली नहीं प्ले हो सकता। नासा ने इस डिस्क के साथ एक स्टाइलस भी दिया है और उसके ऊपर बाइनरी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि कैसे इसे प्ले किया जाए। ये इंस्ट्रक्शंस एक यूनिवर्सल साइंटिफिक लैंग्वेज में एनकोड किए गए हैं ताकि बिना किसी इंग्लिश या ह्यूमन लैंग्वेज के भी कोई एडवांस सिविलाइजेशन इसे डिकोड कर सके। अब बात करें 5th स्पेसक्राफ्ट न्यू होराइजन्स की। 2006 में प्लूटो की तरफ भेजा गया ये स्पेसक्राफ्ट पहले से ज्यादा कॉम्पैक्ट था, लेकिन नासा ने इसमें भी एक सिंबॉलिक मैसेज छोड़ा। इसमें प्लूटो के डिस्कवरर क्लाइड टॉम्बैक का डीएनए सैंपल रखा गया और एक माइक्रोचिप भी थी जिसमें 400,000 लोगों के नाम डिजिटली स्टोर थे जिन्होंने सेंड योर नेम टू प्लूटो प्रोग्राम में पार्ट लिया था। ये एक फ्यूचरिस्टिक क्लाउड सोर्स्ड मैसेज था, एलियंस के लिए नहीं बल्कि कॉस्मिक जेस्चर था ह्यूमैनिटी की तरफ से। सो टेक्निकली इन 5 स्पेसक्राफ्ट्स ने साइंस और आर्ट दोनों का ब्लेंड कैरी किया। कुछ ने मैथ्स और डायग्राम से तो कुछ ने म्यूजिक और इमोशन से एक एलियन स्पीशीज को बताने की कोशिश की कि वो अकेले नहीं है और हम रेडी है कनेक्ट करने के लिए। और सबसे फैसिनेटिंग चीज,
ये मैसेज कोई एनक्रिप्टेड सिग्नल नहीं थे, ये सब कुछ ओपनली स्पेसक्राफ्ट पर फिजिकली एनग्रेव्ड या रिकॉर्डेड था, क्योंकि ये मैसेजेस एलियंस से छुपाने के लिए नहीं, एलियंस तक पहुंचाने के लिए बनाए गए थे। मेरी तो दिल से इच्छा है कि ह्यूमैनिटी एक दिन मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बने और दूसरे सिविलाइजेशन से मिले। आपकी क्या राय है? और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया तो ये वाला भी पसंद आएगा, जिसमें मैंने बताया है कि कैसे नासा एक अंडर वाटर लैबोरेटरी में काम कर रहा है जहाँ उन्हें होना ही नहीं चाहिए था।